हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है सब लोग आनंद से होंगे और एसएससी अनुवादक परीक्षा के पेपर 2 की तैयारी में लगे होंगे। आज का यह सेशन विशेष करके मैंने उन मित्रों के लिए रखा है जो लोग एसएससी के जूनियर हिंदी अनुवादक की परीक्षा पेपर 2 के 2018 के अनुवाद के अंश की मांग कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं इस पर एक सेशन करूं। आज का सत्र आप सभी को समर्पित है। आपकी जो भी शंकाएं होंगी, आप उन शंकाओं के लिए मुझे संदेश भेज सकते हैं। संदेश बॉक्स में जो भी आएगा अगले दिन मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज का यह सत्र विशेष इसलिए है कि इसमें मैं जो गुर आपको बताने जा रहा हूं वह गुर आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि सत्र के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग उन चीज़ों को लिखें और लिख करके आने वाले समय में उस पर अमल करें। आशा है आप सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं आज दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, पेन पेपर यदि आपके पास है तो आपके लिए अधिक महत्व रखेगा और आपका कार्य सुचारू ढंग से हो पाएगा। मैं कुछ चीज़ें पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। स्लाइड में जो चीज़ें होंगी आप समझते जाएंगे। पहले 2 स्लाइड में चीज़ें हो सकता है छोटी दिखें, लेकिन धीरे धीरे चल करके आप इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। वाक्य कहता है, द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म इज स्ट्रीवन विथ मेनी डिफिकल्टीज। सोशल रिफॉर्म इन इंडिया हैज़ फ्यू फ्रेंड्स एंड मेनी क्रिटिक्स। वन क्लास ऑफ क्रिटिक्स कंसिस्ट of political reformers. It was at one time recognized that without social equality, no permanent progress was possible. Though many political reformers criticized the primacy of social reform, they were forced to reckon with the social problem while developing the Constitution. The constitutional questions are in the first instance not questions of right, but questions of might. The actual constitution of a country has its existence only in the actual condition of social force which exist in the country. Hence, political constitutions have values and permanence only when they accurately express those conditions of forces which exist in practice within a society. History bears out the proposition that political revolutions have always been preceded by social and religious revolutions. ये पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज मैं बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ही आपके पास प्रश्न पत्र आता है, प्रश्न पत्र खोलते ही आपके मन में पहला विचार ये आना चाहिए कि जो भी आप वाक्य को पढ़ना शुरू करें और जो भी इसमें कठिन वाक्य लगे पेंसिल साथ लेकर के जाएं, और जो कठिन वाक्य लगे या जो ऐसा वाक्य लगे या जो शब्द कठिन लगे आप उसको अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी उसके ऊपर लिखते चले जाएंगे। इससे लाभ क्या होगा कि बाद में जब आप पुनः इसका अनुवाद करना प्रारंभ करेंगे तो वो शब्द आप भूल न जाएं। कई बार ऐसा होता है, स्ट्रेस के कारण पहली नज़र में तो शब्द आ गए लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं। अब देखिए, इसमें 3 रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहला नियम है, सबसे पहला रूल है कि कठिन शब्दों को चिन्हित कर लें। मैंने आपको बताया पेंसिल लेके साथ जाएंगे और प्रश्न पत्र में ही आप पेंसिल से उसको चिन्हित करना शुरू करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको रूल 2 बताया, रूल 2 है कि बड़े वाक्यों को पहले छोटे छोटे वाक्यों में बदल लें। जब आप बड़े वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यों में बदलना प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी समस्या आधी यहाँ हल हो जाती है। मैं इस वाक्य में आगे चल करके आपको दिखाऊंगा कि बड़े वाक्यों को हम छोटे छोटे वाक्यों में कैसे तोड़ें, क्योंकि छोटे वाक्यों में जब तक आप वाक्य को नहीं बदलेंगे बड़े वाक्य का आप अनुवाद ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसमें व्याकरण के
रूल नंबर 3 है वाक्य संरचना का ध्यान रखना है। अगर हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी की वाक्य संरचना, वाक्य गठन होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हिंदी का रूल है और अंग्रेजी में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, अर्थात सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। आप उसके आधार पर वाक्य की संरचना करेंगे। अगर आपने उस आधार पर वाक्य की संरचना नहीं की तो आप भारी भूल करेंगे। इसके बाद आता है व्याकरण के नियम। व्याकरण के नियम में आपको विशेष ध्यान रखना है लिंग और कारक चिन्ह पर। लिंग और कारक चिन्ह का अर्थ होता है कि अगर आपको पुल्लिंग लगे तो पुल्लिंग के साथ क्रिया स्त्रीलिंग में लिखना है। अंग्रेजी में तो चल जाता है, लेकिन जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो यह काम नहीं चलता, इसलिए आपको इस रूप में इसका परिवर्तन करना होगा। इन 3 नियमों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो तय समय के अंदर आपका अनुवाद कार्य हो जाएगा। 4 प्रश्न होते हैं, 2 आपके एस्से लिखने होते हैं और 2 अनुवाद। चारों प्रश्न के लिए 2 घंटा अर्थात 30-30 मिनट एक प्रश्न के लिए आपको दिया जाता है। आपका अभ्यास इस स्तर का होना चाहिए कि आप 30 मिनट की बजाय 20 मिनट में पूरा कर लें और जो आखिर का 10 मिनट बचे उस 10 मिनट में आप इसकी समीक्षा कर लें, रिव्यू कर लें या री-इवैल्यूएशन कर लें। अगर कहीं छोटी मोटी गलती है तो सुधार लें, क्योंकि एक बार आपने जमा कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आप चाह कर भी गलती सुधार नहीं सकते। आइए हम नियम 1 के तहत, रूल 1 के अनुसार कठिन शब्दों को चिन्हित करने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि काले रंग से मैंने उनको चिन्हित किया, ऐसे शब्द जो मुझे लगा कि मुझे कठिन महसूस हो सकता है या जिसमें मुझे कठिनाई हो सकती है। पहला शब्द आया रिफॉर्म, अगला आया स्ट्यून, उसके बाद आया क्रिटिक्स, उसके बाद आया रिफॉर्मर्स, उसके बाद इक्वालिटी, प्रोग्रेस। इस तरह से देखिए मैंने अलग से आप लोगों की सुविधा के लिए शब्दों की सूची बना दी। यहाँ देखिए मैंने उन शब्दों का हिंदी भी साथ साथ लिख दिया है। तो मैंने उन शब्दों की पहले सूची बनाई, रिफॉर्म, स्ट्यून, क्रिटिक्स, रिफॉर्मर्स, रिफॉर्म से रिफॉर्मर्स बना है, इक्वलिटी, प्रोग्रेस, क्रिटिसाइज, प्राइमेसी, रिकॉन के साथ विथ लगता है, ये ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल बना है, इंस्टेंस, राइट, माइट। राइट और माइट का ये है कि राइट इज़ माइट एक प्रोवर्ब होता है ना, तो उसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह का प्रोवर्ब है। तो वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है, हम उसको भी जानेंगे। एग्जिस्टेंस, फोर्स, एग्जिस्ट्स, वैल्यू, और इसके बाद परमानेंस, परमानेंट, परमानेंस उसी का एक रूप मान लीजिए। एक्यूरेटली, एक्सप्रेस, बियर्स। देखिए यहाँ बियर्स को आप भालू मत समझिएगा, बियर्स का मतलब होता है झेलना या सहना। उसके बाद प्रोपोजिशन है, ध्यान रखिएगा आप भूल कर जल्दीबाजी में प्रीपोजिशन ना समझ लें या इसका प्रीपोजिशन समझते हुए आप कहें कि नहीं ये शब्द गलत है और प्रीपोजिशन की आप हिंदी लिख दें, तो आपका अनुवाद वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए एक बार आपको पैसेज पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आता है रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस आएगा, रिवॉल्यूशंस के बाद प्रीसीड्स। ये जो मैंने शब्द चिन्हित किया है, इन समस्त शब्दों का अर्थ आप लोग देख लीजिएगा। अर्थ में वाक्य के अनुवाद के साथ साथ इनके अर्थ की भी विवेचना करता चलूँगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला वाक्य मैंने जो बताया था, अब यहाँ चूंकि बड़ा दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला वाक्य मैंने आपको बताया था, द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म इज स्ट्यून्ड विथ मेनी डिफिकल्टीज। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट कैसे निकलेगा, बीच बीच में मैं ऐसे रुकूंगा, इसका अर्थ यह है कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में इस चीज़ को थोड़ा सा सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म, क्या पाथ का मतलब होता है पथ, पथ से पाथ बना है पर मार्ग हिंदी में अच्छा रहेगा। सोशल रिफॉर्म, एक एक शब्द की विवेचना करता चलता हूँ मैं। सोशल रिफॉर्म का मतलब हो गया सामाजिक, रिफॉर्म सुधार, इज है स्ट्यून, स्ट्यून का मतलब विस्तृत, लेकिन हम यहाँ विस्तृत का प्रयोग यदि करेंगे तो इस वाक्य में इसका सटीक विवरण नहीं बैठेगा। इसके लिए अधिक आवश्यक है कि हम लोग
वाक्य और संदर्भ के अनुरूप ही शब्द का अर्थ देखें। तो यहाँ स्ट्रीम्ड विथ मेनी डिफ़िकल्टीज़, मेनी का मतलब होता है कई, डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है दिक्कतें, असुविधाएं। आपको जो शब्द याद आए समरूप आप लिख सकते हैं। तो मैं उसको इस प्रकार सजाना प्रारंभ किया, सामाजिक सुधार। अब देखिए सामाजिक सुधार में एक सुधार तो होगा नहीं, इसलिए इसे बहुवचन मानते हुए इसके साथ जो मैंने कारक चिन्ह लगाया है के, का भी आप लिख सकते हैं लेकिन के ज़्यादा उपयुक्त होगा। मार्ग में काफ़ी दिक्कतें हैं, मेनी डिफ़िकल्टीज़। आप इसको दूसरे तरफ से भी बना सकते हैं कि सामाजिक सुधार का मार्ग कठिनाइयों भरा है, या फिर सामाजिक सुधार का मार्ग कठिनाइयों भरा होता है। आप इस तरह से इसको सोचते हुए करते हुए चल जाएंगे। देखिए जब तक आप व्याकरण की विधा को ध्यान रखते हो, मतलब टेंस की बात को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करते हैं, प्रीपोजिशन नहीं भूलते हैं, तब तक आपका अनुवाद गलत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में ले जाते हैं तब वहाँ आपको दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य है सोशल रिफॉर्म इन इंडिया हैज़ फ्यू फ्रेंड्स एंड मेनी क्रिटिक्स। मैंने देखिए यहाँ क्रिटिक्स को मार्क कर रखा है क्योंकि मुझे लगा कि यह शब्द मुझे तकलीफ दे सकता है। तो इसी तरह से आप भी प्रारंभ में ऐसा कर लें। तो यहाँ मैं आपको क्रिटिक्स के लिए आलोचक प्रयोग करने का सलाह दूंगा। तो यहाँ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया प्रश्न करेंगे वेयर, क्योंकि जब हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले स्थान लिखते हैं। तो प्लेस क्या है यहाँ, इंडिया मतलब भारत, तो भारत पहले आएगा। अगर समय होता है तो समय पहले फिर स्थान लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ स्थान है तो मैं यहाँ लिखूँगा भारत में। क्या, अब प्रश्न करेंगे क्या, दैट इज ऑब्जेक्ट हो गया। तो सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार के समर्थक, फ्रेंड्स को मित्र यदि हम यहाँ लिखते हैं तो हमारा अनुवाद थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, अटपटा दिखेगा। तो हम यहाँ समर्थक लिख के आगे बढ़ेंगे। तो भारत में सामाजिक सुधार के समर्थक कम, आप हैं लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हिंदी व्याकरण में यह कहा जाता है कि कई शब्द क्रम में जुड़े हों और उनके लिए यदि आपको एक कारक चिन्ह या लिंग निर्धारण करना हो तो सबके लिए एक प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया है तो समर्थक कम कॉमा आलोचक अधिक हैं। आप अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं समर्थक कम है और आलोचक अधिक हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। शालिनी जी का कहना है आवाज़ नहीं आ रही है। शालिनी जी मुझे लगता है कुछ नहीं किया, मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर है, एक बार आप इसको क्लैरिफाई करके देखिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने आगे बताया कि भारत में सामाजिक सुधार के समर्थक, बफरिंग हो रहा है थोड़ी देर में, इंटरनेट की समस्या मुझे लग रहा है, 1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अभी इंटरनेट की समस्या सुधार कर ली गई है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आइए हम आगे देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाक्य हमारा है क्रिटिक्स, जो मैंने बताया कि मेनी क्रिटिक्स, फ्रेंड्स को मित्र आप नहीं लिखेंगे, क्रिटिक्स लिखा है आपने, क्रिटिक्स को आलोचक लिखेंगे। तो इसमें आएगा भारत में सामाजिक सुधार के समर्थक कम आलोचक अधिक हैं। आलू मत समझिएगा, बियर्स का मतलब होता है झेलना। ठीक है, चलिए। उसके बाद प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, आप भूल कर जल्दीबाजी में प्रीपोजिशन ना समझ लें या इसका प्रीपोजिशन समझ। अब आगे हम बढ़ते हैं। बीच बीच में आवाज़ की दिक्कत आ रही होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ जगह मैं स्वयं रुक जा रहा हूँ इसलिए कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, पेस मिलाकर चल सकें। चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं। वन क्लास ऑफ क्रिटिक्स कंसिस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्मर। वन क्लास, इसको देखिए मैंने 3 तरह से इसका अनुवाद किया है।
वन क्लास, यहाँ क्लास का मतलब कक्षा नहीं, यहाँ श्रेणी लिखेंगे, ठीक है। वन क्लास मतलब एक श्रेणी, किसकी श्रेणी? पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स की। पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनैतिक, रिफॉर्मर का मतलब सुधारक। अर्थात आप अगर इसका अनुवाद करने जाएं तो पहला वाक्य जो मैंने लिखा है, आलोचकों की एक श्रेणी में राजनैतिक सुधारक भी हैं। आलोचकों की एक श्रेणी में राजनैतिक सुधारक हैं। उसी तरह से दूसरा वाक्य जब हम लिखेंगे, दूसरे वाक्य में राजनैतिक सुधारक भी आलोचक की श्रेणी में आते हैं, आप यह भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको तीसरे ढंग से लिखें तो आलोचकों का एक वर्ग राजनैतिक सुधारक भी है। यदि आप इस प्रकार से भी इसका अनुवाद करते हैं तो यह गलत नहीं माना जाएगा और इसके लिए आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, अगला वाक्य हम देखते हैं। अगला वाक्य है, इट वॉज वन टाइम रिकॉग्नाइज्ड दैट विदाउट सोशल इक्वलिटी नो परमानेंट प्रोग्रेस वॉज पॉसिबल। अब यहाँ ये जो शब्द है वन टाइम, आपने पढ़ा होगा वंस अपॉन ए टाइम, मतलब किसी समय की बात है। इसमें से वंस अपॉन निकाल दिया गया है। वन टाइम का यह भी मतलब होगा कि कभी, किसी जमाने में या किसी समय, तीनों इसका अर्थ हो सकता है। नीचे वाली पंक्ति में देखिए, मैंने हिंदी में नीले रंग में आपको दिखाया है। तो वंस अपॉन ए टाइम मैंने बताया, सबसे पहले समय आएगा, उसके बाद स्थान आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हुए हम चलेंगे। तो इस लिहाज से यहाँ इट वॉज वन टाइम मतलब एक समय या किसी समय, रिकॉग्नाइज्ड दैट, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हो गया मान्यता थी या माना जाता था, दोनों में से लिख सकते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्य, तो मान्य से मान्यता आप ले आते हैं। तो विदाउट सोशल इक्वालिटी अर्थात बिना सामाजिक, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, लेकिन उसके लिए हिंदी में एक शब्द दिया गया है जिसे समरसता कहा गया है। अर्थात बिना सामाजिक समरसता के, कुछ लोग समानता भी लिखते हैं, नो परमानेंट प्रोग्रेस वॉज पॉसिबल। अब इसका सही ढंग से यदि अनुवाद करें तो कभी या किसी ज़माने में, किसी समय यह मान्यता थी या यह माना जाता था, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। माना से ही मान्य बना है और मान्य से ही मान्यता बना है। तो यह माना जाता था कि क्या है, सामाजिक समानता, इक्वलिटी। अगर वहाँ आपको समरसता नहीं याद आया तो समानता लिख लीजिए। सामाजिक समानता या फिर समरसता के बिना क्या संभव नहीं है, स्थायी प्रगति। क्या लिखा है, नो परमानेंट प्रोग्रेस। अच्छा देखिए, ये जो वाक्य है इसमें मैं आपको पहले भी कई सत्रों में बता चुका हूँ कि जहाँ आपको कॉमा दिखे, बड़े वाक्य हैं उनको छोटा छोटा कर लीजिए। प्रीपोजिशन दिखे, कंजंक्शन दिखे, वहाँ से वाक्य को आप छोटा करेंगे। इस लिहाज से यह जो वाक्य है, इक्वलिटी जो काले रंग में शब्द दिख रहा है, वहाँ तक का एक वाक्य मान लें और नो के बाद का दूसरा वाक्य मान लें, तो यह अनुवाद हमारा और आसान हो जाएगा। तो कभी, किसी ज़माने में या किसी समय यह मान्यता थी या माना जाता था कि सामाजिक समानता या समरसता के बिना स्थायी प्रगति संभव नहीं है। चलिए अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाक्य कहता है, इस वाक्य में इसका सटीक विवरण नहीं बैठेगा, इसके लिए अधिक। अगला वाक्य कहता है, दो मेनी पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज द प्राइमेसी ऑफ सोशल रिफॉर्मर। दो मेनी अर्थात हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, मेनी का मतलब कई, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स मतलब सामाजिक सुधारक, क्रिटिसाइज मतलब उन्होंने मना किया या उसकी आलोचना की, किसकी, प्राइमेसी, प्राइमरी से प्राइमेसी आया है, ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो इसको हम यहाँ प्रधान मानेंगे। तो हालांकि कई राजनीतिक सुधारक, यहाँ सुधारक का आपको विशेष बहुवचन लिखना है, प्लूरल फॉर्म में, सुधारकों ने। हालांकि कई राजनीतिक सुधारक को सुधारकों करना होगा क्योंकि प्लूरल है। मेनी पॉलिटिकल, मेनी मतलब कई हो गया, तो कई बहुवचन है, इसका ध्यान रखेंगे। तो राजनीतिक सुधारक नहीं होगा, सुधारकों, उसके साथ आप कारक चिन्ह ने का प्रयोग करेंगे। खाली सुधारक लिख के छोड़ देंगे तो वाक्य
आपका हिंदी के अनुसार सही नहीं बनेगा। तो हालांकि कई राजनीतिक सुधारकों ने सामाजिक सुधार की प्रधानता की आलोचना की, हैव क्रिटिसाइज्ड, यहाँ है ना, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज्ड, तो उसकी आलोचना की। अब देखिए मैंने की है नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये आपका वाक्य परफेक्ट में नहीं है। रिफॉर्मर्स हैज़, हैव या हैड होता तब हम यहाँ की है लिखते, लेकिन आलोचना की, बस उतना है लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो टेंस के अनुसार ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसी का अंश है, कॉमा के बाद है, तो ये मैंने अगले पेज पर ले लिया है। दे वेयर फोर्स्ड टू रिकॉन विद द सोशल प्रॉब्लम वाइल डिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन विथ को आप अगर डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो यहाँ सामना करना लिखते हैं या जूझना लिखते हैं। तो इसका, इस वाक्य के अनुसार इसका क्या शब्द हम ले सकते हैं वो देखेंगे। तो दे वेयर फोर्स्ड टू रिकॉन विद द सोशल प्रॉब्लम्स वाइल डिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पैसिव रूप में है तो हम पहले लिखेंगे वाइल डिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि समय मैंने बताया है तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? संविधान की रचना करते समय। वाइल का जब की होता है तो जब की यहाँ उपयुक्त नहीं होगा, तो वाइल का मतलब आप एट द टाइम लेंगे, यहाँ होगा संविधान की रचना करते समय। उसके बाद आप आगे लेंगे कौन, तो यहाँ आप सब्जेक्ट लाएंगे दे वेयर फोर्स्ड, उन्हें किसके लिए फोर्स किया गया? रिकॉन विद द सोशल प्रॉब्लम, मतलब सामाजिक समस्या को समझने या मान्यता देने। यहाँ जूझने वाला लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मान्यता देने पर मजबूर होना पड़ा। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, डिवाइस का मतलब कोई उपकरण होता है, पर जब संविधान की रचना हो रही होती तो वो उपकरण नहीं था। तो संविधान का गठन कई लोग कहते हैं, गठन तो सभा का होता है, आप संविधान की रचना आप लिखें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। बाकी आपको कोई अच्छा शब्द मिले तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस लिहाज से इस वाक्य का अनुवाद होगा संविधान की रचना करते समय उन्हें सामाजिक समस्या को समझने या मान्यता देने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आसान वाक्य है। द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस आर इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये फर्स्ट इंस्टेंस जो है, इंस्टेंस का यहाँ होता है क्षण, लेकिन फर्स्ट हो गया तो प्रथम या पहले क्षण। तो इसके लिए सटीक अनुवाद आप लिखेंगे प्रथम दृष्टया, द्र आधा स ट या दृष्टया, प्रथम दृष्टया क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस मतलब संवैधानिक प्रश्न, उसके बाद आर है, उसके बाद हम आगे लिखेंगे इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मैंने पहले ले लिया, आर द क्वेश्चंस ऑफ राइट, किसके प्रश्न हैं? अधिकारों के प्रश्न। अब यहाँ देख लीजिए नॉट लिखा हुआ है, ध्यान दें, इंस्टेंस के बाद नॉट आया है तो हम लिखेंगे अधिकारों के प्रश्न नहीं है। वरन, हाँ, वरन मतलब वर या अन्यथा इस तरह से होता है, वरन ये क्या है? वरन शक्तियों के प्रश्न हैं। ठीक है, शक्तियों के प्रश्न है। माइट इज राइट आपने पढ़ा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी रूप में शक्तियों के प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले वाक्य में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस ओनली इन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ सोशल फोर्स विच एग्जिस्ट इन द कंट्री। इस वाक्य में आप देखिए द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, इसका होगा ऑफ ए कंट्री, एक देश यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम किसी देश का प्रयोग करेंगे। तो किसी देश का वास्तविक संविधान, द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, यह एक वाक्य हमने ले लिया। हैज़ के बाद वाले का मैं दूसरा वाक्य लेता हूँ, इट्स एग्जिस्टेंस ओनली इन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ सोशल फोर्स, अर्थात सामाजिक बल के वास्तविक स्थिति में निहित होते हैं। ये दूसरा वाक्य अभी मैंने सजाया नहीं है। और उसके बाद विच एग्जिस्ट इन द कंट्री, जो उस देश में है या निहित है। ये देखिए 3 कलर में मैंने तीनों वाक्य दिखाया है। अब जैसे आपको PQRS मिलता है पेपर 1 में, उसी के अनुसार आपने इसका एक खाका बना लिया। अब इसको आप सजा दीजिए। कैसे सजाएंगे? अब इसको हम सजाना होगा तो लिखेंगे किसी देश का वास्तविक संविधान उस देश के, उस देश 2 बार हो गया है, उस देश के सामाजिक बल के वास्तविक स्थिति में निहित होता है। निहित का मतलब एग्जिस्ट जो होता है, समाहित होता है लिख सकते हैं, निहित होता है लिख सकते हैं।
ये कॉलन के बाद जो अगला वाक्य है, यह जो वाक्य ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। Hence, political constitutions have values and permanence only when they accurately express those conditions of forces which exist in practice within a society. ये वाक्य सिर्फ सिंगल वाक्य है और मैं चाहूँगा कि अब इस पर आप लोग मंथन करें। आप लोगों के लिए मैंने इसको स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे जो पूरा पैसेज है मैं इस वीडियो के विवरण में वीडियो समाप्त होने के बाद डाल दूंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद आखिरी वाक्य है, हिस्ट्री बियर्स आउट द प्रोपोजिशन, मैंने कहा प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशन दैट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस हैव ऑलवेज बीन प्रीसीडेड बाय सोशल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशंस। मित्रों, इसका आधा करने में मैंने सहयोग किया और मैं चाहूँगा कि आप भी आत्ममंथन करें। आत्ममंथन का मतलब है कि इन 2 पंक्तियों, इन 2 लाइन पे मंथन करें। मैंने आपको बताया कैसे करना है, ग्रामर के रूल आपको फॉलो करना है। आपको उसके अलावा यह भी फॉलो करना है कि बड़े वाक्य अगर हैं तो उनको छोटे रूप में बदल लें, और अगर छोटे वाक्य हैं तो उनको हम उसी के अनुसार प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें। आज के इस सत्र को मैं यहीं विराम देने की आज्ञा चाहूँगा आप लोगों से। यदि आप लोगों को यह सत्र अच्छा लगा हो तो मैं निवेदन करूँगा कि अगले सत्र में पुनः जुड़ें।